सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। मेड़ावा के सदर मोहतरम दिगलूर शहर की मशहूर शख्सियत अली जनाब इज़्ज़तमाब वकील साहब, नगर अध्यक्ष साहब, स्टेज पे बैठे मुफ्ती साहब, बनते साहब, स्टेज पे बैठी हुई तमाम काबिल एहतराम शख्सियतें। सबसे पहले मीरा मोहिउद्दीन वो मेरा एक कार्यकर्ता है, 21, 22, 23 साल से वो साथ में जुड़ा है। उसने ये प्रोग्राम रखा है अवेयरनेस, बेदारी का, हक का, मेड़ावे का। मैं उसको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ आप तमाम लोगों ने उसको साथ दिया, नगर अध्यक्ष साहब ने, नगर सेवक वगैरह सब। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए कल वो जो मेड़ावा हो रहा था ना नांदेड़ में, अभी जो हमारे लिंगायत समाज के वाली साहब बोल रहे थे, उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ है और वहाँ बहुत काबिल लोग आए थे, कर्मचारी संगठन के, एससी समाज के, बहुत मंत्रालय के अलग अलग लोगों, और जितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि मंडल आयोग है क्या, मंडल आयोग की लड़ाई किसने लड़ी, उस पर ही मेरे को उसने बात की है। और उतना हो गया कि एक आदमी था जिसने इससे अच्छी बात किया कि उद्घाटन मेरे हाथ से था। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल नहीं। मुसलसिल ये जब से रद्द हुआ, मेरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरे चल रहे हैं और सुबह से शाम तक बस यही एक फिक्र है और चल रही हो रही है। आरक्षण, रिजर्वेशन, सहूलतें, मुराद, आज इसी पे चर्चा है। मगर ये क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आज भी नहीं। जैसा मीरा मोहिउद्दीन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली कि मैं तो सिर्फ ये जो हो रहा है, जो रद्द हुआ है उसके ऊपर बोलने वाला था, मगर नहीं, कुछ बात अवेयरनेस की भी बोलो। हमारे लोगों को पता ही नहीं अभी भी ओबीसी के बारे में क्या है क्या नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो उसको लेते हुए चलना पड़ेगा। वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया। रिजर्वेशन ये कोई भीख और खैरात नहीं है, ये दस्तूर का दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन और घटना का दिया हुआ अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारी घटना और दस्तूर बना रहे थे, उस वक्त एससी और एसटी, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी, जिनको हम कबाइल कहते हैं, और दलित समाज, इनकी व्याख्या, इनकी मालूमात, इनकी पहचान थी। और ओबीसी कौन होगा किसी को पता ही नहीं था। ये जो रिजर्वेशन मिल रहा है अभी समझ में नहीं आता, सब अलग अलग बातें करते हैं और सब गुमनाम करने वाली और बहकाने वाली बातें करते हैं। मुसलसिल मुझको आज 42 साल हो रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने को। मैं भंते साहब को मुबारक देता हूँ कि अगरचे ऐसे लोगों को जिनको बहुत अभ्यास है, स्टडी है, हर आदमी को होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, हमारी घटना क्या है, हमारे अधिकारी हमको मालूम नहीं है तो हम हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। घटना ने क्या अधिकार दिया है हमारे को, किसको दिया है। यहाँ धर्म के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं है और नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, और इसीलिए उन्होंने एक तरतूब की थी घटना में, कलम 340 को जिसको बोलते हैं। अभी जिम्मेदारी दे दी मुझे, स्टार्ट से आना पड़ रहा है, फिर भी मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर में ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उसके लिए मैं वहां पर चला जा रहा हूँ। 340 में तरतूब की थी कि इनकी शनाख्त में उनकी पहचान नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाए, तो कमीशन बनाया जाए। और वो कमीशन पूरा देश में फिर करके ओबीसी का आइडेंटिटी वेरीफाई किया। 340 कलम सदर जमहूरिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनको दिए गए थे पावर्स, और कमीशन बनाना चाहिए था। 1950 में कमीशन, ये घटना बनी और बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहिए था कि साल 2 साल में कमीशन बनना चाहिए था। कमीशन बना, आवाज उठाई, बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा।
53 में पहला कमीशन बना, 55 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया, उसको उस वक्त की पार्टी ने गुंडाल के रख दिया। 61 को पावर्स दिए और 1961 में सब स्टेट को पावर्स दिए कि भाई वो अपने अपने कमीशन बनाए। महाराष्ट्र में भी एक कमीशन बना, उस कमीशन का नाम था बीटी देशमुख कमीशन समिति। 1967 में उस कमीशन ने, उस समिति ने रिपोर्ट दी। उस वक्त भी आप लोगों को पता नहीं है कि जब 180 की लिस्ट उसने दी, कैबिनेट में रखी, तो बहुत विरोध हुआ। और किसने विरोध किया होगा वो आप समझ सकते हैं। सत्ता में कौन लोग थे आप समझते हैं, मिनिस्टर कौन थे आप समझते हैं। अगर जो वसंतराव नाइक और बाबूराव बारस्कर ने होते तो वो भी नहीं होता, और वो 10% रिजर्वेशन हमको 1967 में मिला, वो भी नहीं मिलता था। असल में मिलना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमीशन, ये मंडल कमीशन नाम का कोई है ही नहीं था। कमीशन बनाना था, वो काका कालेलकर का बना, और उसके बाद में ये गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। मैं बताया कि गुंडाल के रख दिया, उनको कुछ देना ही नहीं था, ओबीसी को लेना देना ही नहीं था। और फिर 1977 बनाने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में 26% का रिजर्वेशन दिया, बड़ा विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद मुरारजी को घोषणा करना पड़ी पार्लियामेंट में कि हम बनाएंगे। और मंडल कमीशन, मंडल बोले तो एक खासदार का नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसका सरनेम मंडल है, और उसी के नाम से कमीशन बनाया गया। उन्हें 78 में आया, 80 में उसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, मगर वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई, और उसके बाद में फिर वापिस कांग्रेस पार्टी आ गई। उसको उस पर इम्प्लीमेंट अमलबजावरी करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। उसने नर्वस किया जब बिंदेश्वरी प्रसाद गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात रखी कि हमने कन्याकुमारी से, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर करके एक व्याख्या पर बड़ी मेहनत से ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। अब 80 बोले तो 20 साल हो गए, 50, 60, 70, 30 साल हो, कुछ ही नहीं मिल रहा था हमको। 30 साल बनना चाहिए तो 2-5 साल में, 30 साल तक कुछ ही नहीं मिला। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मगर हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमको पता ही नहीं था, ओबीसी समाज सब सो रहा था। कुछ लीडर थे, उसकी लड़ाई लड़े थे, उसमें एक मैं भी था। 78 और 80 में, 78 से मैं एक मुसलमान नहीं है, एक हिंदू समाज के थे जिनका नाम एडवोकेट जनार्दन पाटिल था, और वो सच्चा नेता था, ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाला। उसने प्रेरणा दी कि शबीर भाई आप भी मुसलमानों में जाके काम करो, ये बहुत ज़रूरी है, आप मुसलमान समझते नहीं है। और मुसलमानों ने समझने की भी कोशिश नहीं की उसको। 78 में हम आए, 80 में जब मंडल कमीशन गया, और जब नहीं लिए तो हमने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन से भी नहीं हुआ तो हमने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाने के बाद में हमने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, जगजीवन राम थे, चरण सिंह थे, सब शरद यादव थे, सब ने बहुत बड़ा कि भी पार्लियामेंट में लिया जाए। और फिर उसके बाद में बीएससी में 2.5 साल हमको और इंतजार करना पड़ा। कितना दुख की बात है। वजह यही कि हमारा अवेयरनेस नहीं, हमारे ओबीसी लीडर नहीं, हमारे आपको मालूम नहीं, और हमारे लोग आवाज नहीं उठाते। 30 साल तक भी हम सोते रहे, फिर भी नहीं हुआ। फिर पूरे देश में हमको आंदोलन चलाना पड़ा। कल भी मैंने बोला, लोलवाड़ा में भी प्रोग्राम रखे थे इन्होंने, वड्डेटीवार ने। मैं बोला बताओ आपने किसने मंडल की लड़ाई लड़ी? किसी ने मंडल की लड़ाई। ये लोग जितने भी आज जो लीडर फिर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकली लीडर है और धोखेबाज लोग हैं, अभी भी धोखा देने वाले। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। भुजबल साहब भी बोलते उन्होंने भी नहीं लड़ा, वो शिवसेना में थे, वो तो डुबाने को जा रहे थे मंडल आए, उसके बाद में आए। चलो लड़ाई किसने लड़ी? लड़ाई लड़ने वाले हम हैं। अब बहुत नहीं के बराबर में हमें नहीं। मैं एक आदमी था जो हमने लड़ाई लड़े, हम जेल भी गए। 60 खासदार हमारे साथ थे, रामविलास पासवान भी थे, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में। आज हम बोलते वो इतिहास ही नहीं मालूम। उस लड़ाई में शब्बीर अहमद अंसारी 78 से 80 से 40 से रात दिन लगा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा पूरे देश के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की और एक जन जागृति की। ओबीसी समाज के लीडरों को हमने जगाया, उठाया, लाया और करने की कोशिश की। और 89 के अंदर जब वीपी सिंह साहब बने, बहुत लोगों ने मालूम कि वीपी सिंह के जमाने में मंडल आया होगा, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में की भी है। आते आते 40 साल हो गए 90 तक, कोई हमको सहूलतें नहीं। आजाद हो गया हिंदुस्तान, 40 साल तक ओबीसी को पता ही नहीं,
कुछ नहीं। यहाँ थी जो कुछ भी 1961 में 67 की बात थी, छोटी सी थी, कुछ भी नहीं, 10%। उसमें भी 1984 के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, पहला केस नहीं सुप्रीम कोर्ट का। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बदमाशी की। आर्थिक निकष जो आज जो बात चल रही, आर्थिक निकष में DN बाबा साहब ने बहुत साफ साफ कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक इसमें ही दिया जा सकता है, उसको आर्थिक जोड़ा जाता है। हमेशा गवर्नमेंट आर्थिक जोड़ती है, उस वक्त भी जोड़ी। 84 में भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर हमारे लीडर सब सो रहे थे। 10 के बजाय 31 दो, मगर हमारे लीडर कहीं नहीं निकले, कहीं बोलेंगे, सब सो रहे थे। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। VP सिंह ने जैसे ही दिया, मंडल कमीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसकी गवर्नमेंट गिर गई। नरसिम्हा राव को उसके ऊपर अमलबजावनी करना चाहिए थे, उन्होंने भी नहीं किया, बदमाशी की। फिर आर्थिक निकष, फिर सुप्रीम कोर्ट, एज इट इज करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं कुछ मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 93 में 92 में जजमेंट दिया कि नहीं होना चाहिए, 9 जजेस के जजेस ने, मगर उसने बहुत बड़ा नुकसान ओबीसी का किया। ये किसकी बदमाशी थी? अगरचे वो नहीं जाते तो जो आज हमारे को ये सारी चीजों की जो बातें, सहूलतें जो मंडल ने दिया था, कहाँ मिल रही? कुछ भी नहीं मिले, किसको भी नहीं मालूम। 3%, 4%, 5% भी नहीं मिल रही। बहुत अलग अलग थे और बहुत सारी बातें भी थी, वो नहीं हो सकी, और उसकी वजह से ओबीसी समाज नहीं रहा। और ये अभी जो जितने भी लीडर ओबीसी के फिर रहे हैं ना, इनको खुद ये पता नहीं। 94 की जो बात करते हैं कि उस वक्त 94 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया कि भाई यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट है। उस वक्त के वजीर आला यहाँ हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार थे, सभी पार्टी के लोगों को उन्होंने बुलाया था मंत्रालय में, हम भी थे, हमने भी लड़ाई लड़े। मुसलमानों के लिए इसमें कोई बात नहीं है। विरोध उस वक्त भी हुआ कि भाई मुसलमान कहाँ से, और विरोध करने वाले हिंदू भाई नहीं थे हमारे मुसलमान। 78 से 80 तक भी मुसलमान, 80 से 90 94 तक भी मुसलमान हमारे खिलाफ। 15 साल मुसलमानों का मुझे मार खाना पड़ा। मुसलमान समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे लोगों ने मेरे खिलाफ फतवे निकाल दिया, फतवा भी निकाल दिया था मेरे खिलाफ कि साला ओबीसी बना रहा, हिंदू बना रहा है, सब मुसलमानों को नहीं लेना चाहिए। दस्तूर मालूम है, घटना मालूम। 15 साल मुझे मुसलमानों को मार खाना पड़ा। रात दिन फिरता था मैं इसी काम के लिए। लोगों ने बोले पागल हो गए, जुनून था। उलमाए कराम भी खिलाफ में थे। SIO जमात इस्लामी ने मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे निकाल दिए, अरे गलत काम कर रहा है, बहुत कुछ गलत कर रहा है। हमने कहा कि भाई कौन सा गलत काम कर रहे हैं बताओ। तैयारी नहीं था मुसलमान ओबीसी अपने आप को कहने के लिए, समझने के लिए। हमने सबको बुलाया, स्टेज पे बुलाया, वली रहमानी साहब को बुलाया, मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया, दिलीप कुमार साहब की जब बात किए तो 97 में हमने लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम लिया था। उस वक्त पहली मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। बहुत विरोध हुआ लखनऊ में भी हमारा, मगर हम डटे नहीं, हरे नहीं। हम बोले हम एक दिन हमारी कौम को, हमारे बिरादरियों को समझा के देंगे कि ये जो कुछ तुम समझ रहे हो ये जात नहीं है। तुमको जो गलतफहमी हो रही है कि जात है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है पूरे दुनिया में आज भी जिसने मसावत दी, बराबरी दी। फिर ये जातें कहां से आ गई, जातें कहां से बन गई? इस मुल्क की ब्राह्मण व्यवस्था ने सारे मजहबों को उसमें रगड़ दिया, उसमें मुसलमान ले आ गए, उनमें भी जातें बनाई। ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये ऊंची जात का। 1400 साल पहले जिस इस्लाम ने तुमको मसावत दी, बराबरी दी, कहां से जातें आ गई तुम्हारे पास? जात कहां से लाया आपने? जात तो एक ही अल्लाह की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था दस्तूर में, आज भी लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने जो आर्टिकल 340 कलम 340 बोलते हैं दस्तूर में, अमेंडमेंट करके रखा था कि कमीशन बनना चाहिए और कमीशन में
हर मुल्क का कोई भी शहरी हो, वहां धर्म और मजहब की बात जो मैंने पहले कहा है कि रिजर्वेशन कोई धर्म और मजहब के नाम पर नहीं दिया जा सकता। और उलमाओं के उनके ये सब जो है ना रिजर्वेशन, ये हिंदू लोगों के लिए और हिंदू लोगों में जो छोटी जात वाले उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। यही एक जहनों में उनके बैठी हुई बात थी। ये बात जहनों में से नहीं, लेकिन हिंदुओं में ओबीसी है, हम में नहीं है। इसको समझाने के लिए 15 साल लगे। मेरी जिंदगी की जवानी के दिनों में मुझे मार खाना पड़ा। और जब ये सारी बातें समझ में आ गई और ये सारी तंजीमें मेरे साथ जुड़ गई, सारे उलमाए कराम मेरे साथ आ गए, सब लोग अलग अलग जो तंजीमें हमारी काम करती थी उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया। और हमने कहा कि जात नहीं, क्लास है, वर्ग है। वर्ग, क्लास, जात नहीं है। बहुत अच्छी तरतूब की थी डॉक्टर बाबा साहब, मगर हमको दस्तूर ही नहीं मालूम, इसके लिए मुझे वहां से आना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे इतना टाइम मेरा बच जाता था। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, 42 साल से बोलो, सबको मालूम है। पर मीरा बोला कि थोड़ा सी बात बता दो, तो मैं ये बतलाया हूं कि जात पर नहीं है और ना ही मजहब पर है, ये पेशे पर है। और पेशा जात नहीं हो सकता है। पेशा ये खाजी है, उनका सरनेम खाजी हो सकता है, पेशा हो सकता नहीं, जात नहीं हो सकती। खाजी कोई नवी जात नहीं है, मुसलमानों में अलग जात नहीं हो, हमारे बराबरी के है वो। मगर आप बहुत बोलते नहीं हम बहुत ऊंचे हैं, ऐसा नहीं है। जिसका तकवा सबसे अच्छा है वो आला और अफजल है। मैं बहुत डंके की चोट से बात करता हूं। जिसका तकवा है कि नहीं हम खाजी हैं, हम बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक मामूली सा आदमी भी अगर जो उनके सामने है और उसका तकवा उससे, तो उनसे ज्यादा बेहतर आदमी हुआ। ये इस्लाम दावत देता है। इस्लाम, ये बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई, सच्ची बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई। और दबा के रखा गया मुसलमानों को कि तू तेली है, तू तंबोली है, तू बागवान है, तू कुरैशी है, तू फला है। बांट के रख दे, बांट के रख दे, बांट के रख। सच्चा इस्लाम किसी ने भी नहीं बताने की कोशिश की, क्योंकि सबके अपने अपने मफाद थे और आज भी सब मफाद में लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये बात सबको डंके की चोट से बोलता हूं, तेली हो कुछ भी हो, आज 346 ओबीसी की जाति जमाते हैं, एससी एसटी छोड़ करके, उसमें 76 मुसलमानों की बिरादरियां हैं। हमने रिसर्च किया, पर ढूंढ ढूंढ कर निकाला। जिसको वडार बोलते हैं वो भी हमारे में है, पत्थर बोड़ बोलते हैं, दगड़ बोड़ बोलते हैं उनको, संगतराज बोलते हैं उनको, पाथवड़ बोलते हैं उनको। जैसा इनकी की बात कर रहे हैं आदिवासी, आदिवासी का अगर किसी मुसलमान को आज पूछेंगे कि ट्रांसलेशन क्या, नहीं मालूम, उनको कबायली बोलते हैं पहाड़ों के अंदर के, उसमें भी मुसलमान है नहीं है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट में भी उनको थी सहूलतें, मगर 1950 में खत्म कर दी कि मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील में जाऊंगा तो बहुत देर होने वाली है। शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, एनटी में, बीजीएनटी में है, ओबीसी में, हमने सबको लाया, शामिल किया। और ये समझाने के बाद जो मैं बता रहा था, ओबीसी ये किसी धर्म और मजहब के नाम पर नहीं है, ना ही जात के नाम पर है। ये जो कुछ भी मिल रहा है आपको, ये दस्तूर का दिया हुआ हक है। और क्यों दिया हुआ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बाद भी इस मुल्क में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तालीमी और समाजी हालत से बहुत पीछे है। इसके लिए इसको तरतूद होना चाहिए। इस देश की अगर तरक्की करना है तो इनको भी सहूलतें मिलना चाहिए। अगर जिनको सहूलतें नहीं मिलेंगी, जब तक ये बराबरी में नहीं आएंगे, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए खलत 340 रखी गई। क्यों सहूलतें दी गई? कि ये तालीम से महरूम है, ये नौकरियों से महरूम है, इनमें जागृति नहीं, इनमें बेदारी नहीं है। जब तक कि इनको हम नहीं देंगे, जब तक कि इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। बड़े दूरअंदेश थे बाबा साहब अम्बेडकर। हमने कभी दस्तूर को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि हमारे हिंदू भाई थे सब, उनको ही नहीं समझ रहे थे कि मंडल की लड़ाई किसने लड़ने वाला जिंदा आदमी एक सामने जो जेल में गया है। तो ये हक है और हक ही नहीं मालूम तो लड़ाई कैसे मिली। फिर 1994 में मैं आप क्योंकि शॉर्ट करते हुए आऊंगा, एक तमीज बांधना थी कि क्या है ओबीसी। मीरा ने जो बात कहा कि ओबीसी कौन है वो बताए। 94 में शरद पवार ने बुलाया, वो हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, सारी सहूलतें मिलने लग गई। सहूलतें मिलने की वजह से 1950 से 1994 तक आप जाइए
तो कुछ नजर नहीं आएगा। और चरणों के बाद से देखिए 2021 तक मुसलमान समाज में जहां कहीं तालीम का फुकदान था, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, सर्विसेज में लगे, कौन सा डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है जहां मुसलमान आज नजर नहीं आता, और वो सिर्फ ओबीसी की वजह से। आईएएस ऑफिसर आज एक भी नहीं है महाराष्ट्र में मुसलमान। एक लड़का परसों 22 साल का तेली समाज का था, उसके पास ओबीसी था, वो आईएएस ऑफिसर बना। अगर वो ओबीसी नहीं होता तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता था। एक भी नहीं मुसलमान, एक भी नहीं आईपीएस ऑफिसर, एक भी नहीं। वजह क्या है? कौन लड़ाई लड़ रहा है इनका? कौन सा मुस्लिम ट्रिब्यूनल लड़ रहा है? कौन से मिनिस्टर ने लड़ाई लड़ी? राष्ट्रपति थे हमारे, मुख्यमंत्री थे हमारे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे हमारे, खासदार थे हमारे, आमदार थे हमारे। कभी उनको मुसलमानों के बेसिक प्रॉब्लम मालूम थे? मूल प्रश्न मालूम थे? नहीं। और मालूम थे तो फिर ये समाज इतने पीछे क्यों गया? उन्होंने कभी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई अगर जो किसी ने लड़ी है तो वो एक तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने पूरे मुल्क में एक अवेयरनेस पैदा किया और इस कौम के लिए बताया कि ये तुम्हारा दस्तूर का दिया हुआ है, लो और आगे बढ़ो। और उसी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में आपको नजर आते हैं, आज सबसे ज्यादा मियां रगड़ चुके नजर आते हैं मुसलमानों के, तो ओबीसी के। कौन था इनको देने वाला? कोल्हापुर जैसा वहां मेयर बनता है, सांगली जहां से महाराष्ट्र का पूरा राजकारण करता है, हमने 4 मेयर बनाए, नांदेड़ में मेयर बनाए, ओपन में नहीं था, ओबीसी में था। भगवान किसने लड़ाई लड़ा? कौन से मिनिस्टर ने लड़ा? कौन से आमदार ने लड़ा? कौन सी तंजीम ने लड़ा? हमारे मसाइल ही नहीं मालूम, हमको बहका दिया गया, हमको अलग रास्ते पे ला लिया गया, हमको दूसरे ट्रैक पर लेके गया, दस्तूर का हक कभी नहीं बताया गया। हमको यह बताया गया कि अरे तू छोटी जात का है, निचली जात का है, तेरे साथ हमारा तो नहीं जम सकता, ये बताया गया हमें। वो भी सच्चा इस्लाम नहीं, और दस्तूर भी नहीं बताया। एक काम करा है ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और 1974 में ये सारी सहूलतें आपको मिला करके दिए। जैसा मीरा वर्गीय नगर सेवक कभी नहीं बन सकते थे, ओबी के लोगों ने हमारे बोले कि नहीं बन सकते थे। मैंने जैसा अभी हमारे नगर अध्यक्ष साहब को बोला कि औरंगाबाद में तुम्हारे ही समाज का आदमी, हमारा मुसलमान कबायली एंटी, हमने उसको सर्टिफिकेट बोला यार तू है बना, नहीं मैं नहीं, अरे बना दिए। शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट कारपोरेशन होने के बाद उसको वहां का मेयर बना। एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाला रशीद मामू औरंगाबाद का मेयर बना। किसकी वजह से बना? ऑल इंडिया मुस्लिम, किसी लीडर की मेहरबानी पे नहीं, किसी मुसलमान मंत्री की वजह से नहीं, किसी मुसलमान मुख्यमंत्री की वजह से नहीं, न किसी राष्ट्रपति की वजह से। एक मोमेंट, एक तहरीक और चढ़वड़ में वो ताकत होती है कि वो हुकूमतों को और गवर्नमेंटों को हिला देती है। आजादी की जब हम बात करते हैं, 1857 का कदर देखेंगे, 50,000 उलमाओं को फांसी दे दी गई आजाद कराने के लिए। तो क्या उनका हिंदुस्तान था कि नहीं? सब हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, कुर्बानी दी। उसके बाद किसने मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के ऊपर आजाद होने के बाद लड़ाई लड़ी कि भाई तुम्हारे सबने अपने अपने घर भर के ले लिए, जितने भी थे सब अपना अपना किया, और हम जाके वहां रह गए। आगे बहुत बातें थी मगर मैं उतना टाइम नहीं और बोल नहीं सकता, सेहत भी मेरी उतना साथ नहीं दे रही आज। पता नहीं मीरा मुहिउद्दीन ने क्या खाना खिला दिया तो मेरा आवाज में भी थोड़ा सा फर्क लग रहा था, हमारे निजाम को बता रहा था मैं। तो इस चरणों में पहली बार महाराष्ट्र में जीआर निकला, और वो जीआर भी आप समझ लो, कोई अधिकारी अगर से बोलता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स बहुत परेशान करते हैं कि ये मुसलमानों को नहीं है, ये सिर्फ हिंदू का ऐसा नहीं है। वो जीआर भी शरद पवार के वक्त भी हम पे बहुत मुखालिफत थी। सारे मुसलमान मिनिस्टर हमारे खिलाफ थे, सारे मुसलमान एमपी हमारे खिलाफ थे, मगर हम नहीं डरे, आपका साथ था। एक मोमेंट, एक तहरीक थी, और उस वक्त हमने शरद पवार जैसे, याद रखो हमेशा के लिए, जितने भी ओबीसी के लोग हैं तो नहीं तो लिख के रख लो, अगर जो कोई अधिकारी बोलता है तो वो जीआर क्या था 7 दिसंबर 1994 को, कि या पुढे
कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या परवर्गातील जात, आज मेरे को बोलते तुम्हें जात नहीं है, नहीं बोलना हमारे में जाति नहीं है, हम बोलते नहीं सब जात है, मैं बागवान जात का हूं। अरे काई की जात ला रहे भाई, मैं कुरैशी हूं, मैं कुरैशी जात का, काई की जात है तेरी, वर्ग है तेरा, पेशा है, वो जात का ही को बोला उसको, वो वर्ग है। वही जेआर हमने गवर्नमेंट से निकाला कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत जो भी जुमरे में जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको सहूलत। अगर जो कोई अधिकारी बोलता है नहीं ये दो में है, बता कहाँ है, तो ये सब यही और ये सहूलत है। और सहूलतें 1 2 3 नहीं है, सहूलतें बहुत है। क्या क्या सहूलत है 2 मिनट में बताते हुए मैं अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। क्या क्या सहूलतें हैं, खाली तालीम में नहीं है। जब आप आपके पास ये छोटा सा, हम जिसको कास्ट का सर्टिफिकेट बोलते हैं, आ जाता है टुकड़ा जरा सा है कागज का, 5 साल आपकी उम्र को बढ़ा देता है। अगरचे नौकरियों में और कहीं भी जगह में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि 28 साल 30 साल 33 साल, ये सर्टिफिकेट अगर जब बता दिए तो 5 साल बढ़ गए आपके। पहला फायदा आपका, सबसे पहला बड़ा फायदा, 5 साल का आपको फायदा मिल जाता है। पहला नहीं, आप जनरल में खत्म हो गया मामला, एक बार खत्म। कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, डी फार्मेसी हो, क्या भी हो, जितने भी है उसको में 27% का रिजर्वेशन है और उसी वजह से सब लोग जा रहे हैं। 2 तीसरा, जितने भी अब जो हमारी बहनें हैं आज जो नजर आ रही हैं आपको, टीचर्स, वो डीएड में करके वो सब ओबीसी में लगे। ओपन में कुछ भी नहीं, ओपन में रहा ही नहीं, कुछ भी खत्म हो गया, सब पूरी बातें खत्म हो गई, वहां खत्म, सब बातें खत्म हो गई। सारी जितनी बहनें हमारी आज हैं डीएड में, वो नौकरियों पर लगी हुई। अगर ये नहीं चला गया तो कल तुम्हारे लिए वो भी खतरा है। चौथा, आईएएस आईपीएस ओपन 1 बार दे सकता है, तुम 7 बार दे सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है कमजोर आदमी है। 7 बार आप अगर फेल भी हो गए, जितने महामंडल बने हैं आर्थिक, आपको कम से कम इंटरेस्ट पर 4% में, 4-6% में, 7%, 5 लाख से 35 लाख तक लोन है। मालूम ही नहीं है तो हम लेंगे कहां से, दिलाने वाला कोई नहीं, सबको बता देते नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है तो दाखिल की चीजें तो बहुत दूर की बात है। अभी भी हमको बहुत सारी तकलीफ यही होती है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता। साहब 40 साल हो गए, आज 21 आ गया, 70 साल हो गए। 70 साल आजादी को होने के बाद भी हमारे में अभी तक अवेयरनेस और जागृति बेदारी नहीं। आज भी सर्टिफिकेट के लिए हम परेशान रहते हैं। हम 42 साल से काम कर रहे हैं, सबको पता है, बुक्स निकाले, जीआर निकाले, घर घर जाके ट्रेनिंग दे, क्या करे 40-42 साल, यही तो काम किया हमने, यही काम है। और उसके फायदे उनको पूरी तरीके से दिला के दिए। तो ओबीसी का इतना आसान काम नहीं है। और मैंने बोला हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है, और हिंदू मुस्लिम के साथ लड़के हमने पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में जो लड़ाई लड़े उसमें एक भाई शेख आज जिंदा है, बहुत कम लोग हैं, सब मर गए। शब्बीर अंसारी है जिसने मंडल की लड़ाई लड़ी, जिसने मंडल का जो सहूलतें दिलाए, तो वहां हिंदू और मुसलमान का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह हमको सोचना चाहिए। जैसा बार बार बात हो रही थी कि हमको सबको एक साथ आना पड़ रहा है। सहूलतें अभी मिल भी नहीं थे, बता रहा मैंने कि 30 साल हो गए, 40 साल में, 40 साल के बाद नहीं हुए, आप 70 साल हो गए, अभी कुछ मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा, पूरा भी नहीं मिल रहा। बड़ा डर है ऊपर वालों को, बहुत बड़ा डर है। अगरचे इनका सही कुछ हो जाए तो हमारी खैर नहीं। भांते साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली, 1931 की बात करें, जनगणना की बात करें, जो अभी जात न्याय जनगणना की हम बात कर रहे हैं, आज भी लोगों को समझता नहीं, मालूम नहीं है। ब्रिटिश के जमाने में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। एससी की होती है, एसटी की होती है, हर 10 साल को होती है। एससी की होती है, एसटी की होती है, पेड़ों की होती है, घरों की होती है, घोड़ों की होती है, सबकी होती है। मगर हम मुसलमान ओबीसी, मुसलमान नहीं, हिंदू और मुस्लिम ओबीसी की गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? गधे घोड़ों की करते, तुम सबकी करते,
हम इंसान नहीं है। हमारी 1931 से अभी तक हमारी जन्म कोई लीडर हमारा, हमने लड़ते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, मगर समाज उतनी जोर से साथ आता नहीं। आई अब लटकती हुई तलवार, और अगरचे वो आज भी नहीं जागेंगे तो जो रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म होने जा रहा है और फिर कभी वापस आने वाला। ये जाति जनगणना हमने एक लड़ाई लड़े 10 में और 11 में। गोपीनाथ मुंडे एक मर्द आदमी था, बहुत मर्द आदमी था, बीजेपी का था, मगर वो सब पक्ष को लेकर के साथ लड़ेगा। हला दिए थे हमने उस वक्त पार्लियामेंट को। शरद यादव, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, सारे लोगों को, मुलायम सिंह, सबको लेकर के पार्लियामेंट का घेराव किया 10 में और 11 में। 11 में जाति न्याय जनगणना थी और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और डिक्लेयर किया। फिर गवर्नमेंट ने धोखा दिया, बोले हाँ हम कर रहे हैं नहीं की। जो आज पेरिकल डाटा की बात हो रही ना, ये धोखा है, ये भी धोखा है, ये भी धोखा। अभी भी ओबीसी को समझ रहे हैं पेरिकल डाटा के बारे में, एकदम ढोंग है, ये ढोंग है, धोखा है। पेरिकल डाटा की जो बात करें उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही। पेरिकल डाटा तो बहुत मामूली सी बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आज ये तो कल उनको करना पड़ेगा। घटना का हक हमारा कोई छीन नहीं सकता है, और जानबूझ करके। और ये दोनों गवर्नमेंटें हमारे को बेवकूफ बना रही है, चाहे वो हो या वो सेंट्रल की हो कि स्टेट की हो। ये आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहते हैं पेरिकल डाटा उनके पास है, वो बोलते हमारे पास नहीं है। ये बोलते हो गया था, ये बोलती है गवर्नमेंट, बोलते 2011 में हुआ, 11 में हो तो तुम्हारी गवर्नमेंट में थी, तो 14 तक क्यों नहीं तुमने डिक्लेयर करे बाबा? काय को दबा के रखे थे उसको? हाँ, 14 तक तो तुम्हारी गवर्नमेंट थी ना, फिर कहां दबा दिए तुमने? कुछ तो होगा तुम्हारे पास रिकॉर्ड। अरे करे ही नहीं। जात न्याय जनगणना की बात है, पेरिकल डाटा की जो बात करते हैं, अभी घटना के अभी भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, मुसलमानों में तो बहुत कम ओबीसी के लीडर है, पर हिंदू ओबीसी के बड़े बड़े लीडरों को आज भी वो नहीं मालूम है, वो भी धोखा खा रहे हैं। कल भी मैं प्रेस में, परसों भी सब मेरा प्रेस में बहुत जोर से आ रहा है मामला कि दोनों भी धोखा दे रहे और दोनों बदमाश है, दोनों नहीं चाहते। वजह ये है कि जिस दिन भी जात न्याय जनगणना हो जाएंगी इस मुल्क की, इस मुल्क में एक नई क्रांति पैदा होगी, नया इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि सारे एमपी हमारे रहेंगे, सारे आमदार हमारे रहेंगे, गवर्नमेंट हमारी रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, मेजॉरिटी में हम लोग, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए जानबूझ करके जात न्याय जनगणना नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती भाई, क्या बात है? ये जात न्याय जनगणना क्यों नहीं की जाती है? ओबीसी की मर्दमशुमारी क्यों नहीं की जाती है? सबकी होती है, मैं बोला इसकी क्यों नहीं होती है? उनको मालूम है जिस दिन हो जाएगा, एससी को फंड है, शेड्यूल ट्राइब को फंड है, ओबीसी को नहीं है। 35 करोड़, 35,000 करोड़, 38,000 करोड़, और हमारी आबादी 52 है, हमारे को 1,500 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं है, उनके बच्चे सब जाते हैं बाहर पढ़ते हैं, फ्री तालीम है। और हमारा बजट अगर से हमारी जनगणना होती, हमको आज वो रोक दिया जाता है कोई तुम्हारी जनगणना नहीं तो कहां से बजट देना? बजट ही नहीं मिलती, मुफ्त तालीम होती। जाओ, तुम्हारे बच्चे को जब पैदा हुआ तो चाहे वो अमेरिका में तब क्यों जाके पढ़ता है, फ्री तालीम दी जाएगी। वो पैसा हमको मिलने वाला था, वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसके लिए हमारे लोग आज पीछे, आज सब लोग हम पीछे क्यों? हमारे बच्चे को पैदा होती साथ इतना बड़ा बजट है कि हमारे बच्चों को फ्री तालीम। आज हम डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? आज क्या भाव चल रहा है, क्या रेट चल रहा है? एससी एसटी के लोगों को है नहीं, उनके लिए तो है पूरी, फिर ओबीसी को क्यों नहीं? जब बाबा साहब ने तरतूद रखी थी, इसकी लड़ाई कितने लोग लड़ते हैं? 70 साल हो गए। जात न्याय जनगणना क्यों नहीं होती? फिर ओबीसी समाज क्यों नहीं आता सामने, क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि ये पॉलिटिकली लोगों को मालूम है कि ये नहीं कर रहा, ये करेंगे तो ये सब लोग तो अब बन जाएंगे, ये आमदार बन जाएगा, ये खासदार बन जाएगा, हमारे नगर अध्यक्ष खासदार बन जाएंगे, हो सकता है कल सेंटर में मिनिस्टर बन जाएंगे। नको नको नको, ओबीसी के लोगों को कहीं भी मत जान दो, कहीं भी मत जान दो, करने ही मत दो, मरने दो इनको। ये भी वही कर रहे हैं और वो भी वही कर रहे हैं। आज भी धोखा है। ये पेरिकल डाटा की बहुत बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट अगर से दिल पे ले लिए। आज ये मागास वर्ग आयोग को पावर्स दिए गए हैं, ये 15 दिन में, महीने के अंदर पेरिकल डाटा दे सकते हैं। मगर जब हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा, जिस दिन ये गवर्नमेंट को हम हटाएंगे, उस दिन 1 महीने के अंदर ये पेरिकल डाटा देंगे। मगर हम एक जगह नहीं आए। और ये अवेयरनेस की मुहिम, ये बेदारी की मुहिम, इससे हम लोग जागो,
ये पेरिफेरल डाटा बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम एक साथ आ जाएंगे और इनको बोलेंगे कि आओ अब हम बताते हैं। 1 मिनट में पेरिफेरल डाटा आएगा और जो स्थानिक स्वराज्य आपकी गई है वो 1 मिनट में आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा मसला नहीं है, इससे भी मसला हल होने वाला नहीं। जो मैं बोलता हूँ पेरिफेरल डाटा के बाद में, ये मसला हल नहीं है। सबसे बड़ा मसला है जात न्याय जनगणना, ओबीसी की मर्दमशुमारी। आने वाले दिनों में जैसा आप खत सब बोल रहे थे, हमारा शिक्षण का, एजुकेशन का भी चले जाएगा, हमारा ये जो दूसरा मामला है तालीम का वो भी सब चला जाएगा, हमारे इधर सब चले जाएंगे। ये पेरिफेरल डाटा से हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट वही बोलने वाला है कि कहाँ हुआ तुम्हारा सेंसस। आईआईटी में क्यों नहीं हमारे बच्चों को एडमिशन मिलता ओबीसी के लोगों को? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कहाँ है तुम्हारी आंकड़ेबाजी, बताओ। कब तक सोएगा ओबीसी समाज? कब तक सोएगा ओबीसी समाज? को जागरूक होना चाहिए। जब तक कि ये समाज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक साथ आकर के 2011 में ये हुआ था, अब 2021 में है, 10 साल के बाद होता है। इस साल भी अगरचे ये ओबीसी समाज के ढोंगी नेता, ये ओबीसी समाज के संतरी, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं जागेंगे और ये जाति न्याय जनगणना नहीं होगी, आगे का भविष्य, आगे की सारी बातें हमारी खत्म होने वाली है। मैं बहुत जम के बोलता हूं कि 21 में होना चाहिए। इसके लिए बड़ा आंदोलन, बड़े दिल्ली में क्यों नहीं हो, घेराव ना करना चाहिए। मोदी कैसा बना प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि इन लोगों ने आज तक ओबीसी के साथ अन्याय किया था, उनको समझा ओबीसी समाज। ओबीसी मोदी को किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर? हिंदू ओबीसी। मैं बहुत चैलेंज के साथ बोलता हूं, हिंदू ओबीसी। वजह क्या थी कि इन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। उनको समझा कि एक तेली भाई आया है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और ये तेली ओबीसी है, अपने सारे प्रश्न छूट जाएंगे। बड़ी ताकत के साथ उसको वोट दिए, मेजॉरिटी में। कोई ब्राह्मण समाज के वोट है कि इतने 3% 4% बोलते थे, फिर कैसा आया मोदी चुन करके? मुसलमान तो अलिप्त थे, नहीं दिए। फिर दिया किसने वोट? सब हिंदू ओबीसी, सब के सब हिंदू ओबीसी ने चुना के लाया। और आज उनको मालूम हो रहा है कि यार ये आदमी तो अपना खतरनाक तरीके से संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज उनको समझ में आ रहा है, हिंदू ओबीसी के लोगों को भी, तो उनको भी एक जगह आना पड़ेगा। आज नहीं आना पड़ेगा तो इस संविधान में तो कई अमेंडमेंट कोशिश, एक नहीं है, ऐसी कई चीजें आ रही है कि फिर वही जो हमारा पेशा था, धंधा था, उसी के ऊपर उनकी पूरी नजर है आरएसएस वालों की कि इनको वापस दलित जो काम करता था वही काम करे, एनटी जो काम करता था वही करे, ओबीसी वही काम करे, क्योंकि उनके पास मनुस्मृति है और उसी पर चलते हैं और उनका आगे का एजेंडा वही है। ये ओबीसी समाज के नेताओं को चल, ये ढोंगी नेताओं को हटाओ, हटा लो, भगाओ। नवे नौजवान लोगों को, ऐसे तरुणों को लाओ आगे, जो संघर्ष, इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे जाएंगे 70 साल के चले गए और भी और चले जाएंगे हमारे। ये नेताओं के ऊपर विश्वास भरोसा करके हमने धोखा खाया, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़े, अब नहीं ये लड़ सकते हैं। इनको सत्ता चाहिए, हमदर्द की चाहिए, खासदार की चाहिए, बस और कुछ नहीं, और अपना पेट भरने का। समाज कहाँ जा रहा है उनको लेना देना नहीं है। हिंदू ओबीसी नेताओं को हमारे, मैं बहुत खुल के डट के बोलता हूँ, बात बड़ी कड़वी भी लगती है उनको। मैं प्रैक्टिकली आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर दबाव डालता हूँ, घबरा देता हूँ, ताकत है और ये आप सब लोगों ने मुझे दी। इसी वजह से मैंने, कोई हिंदू ओबीसी का लीडर नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ कभी बैठ के उन्हें मीटिंग मैंने किया हो और मुसलमानों के लिए 57 सर्कुलर और जीआर निकाला हो। ये इवन शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट के पीरियड में मैंने मनोहर जोशी से ऐसा जीआर निकाला है जो कभी निकल नहीं सकता है। क्यों? एक ताकत थी आप लोगों की, सबको मेरे दी, एक बड़ी, तो उनको मालूम थे कि हला देने वाला आदमी। मैं बताया ना कि सत्ता से ज्यादा ताकत मूवमेंट में, चढ़वड़ में होती है, और चढ़वड़ को हम फेंक दे निकाल करके हम सत्ता वालों के पीछे पीछे जोरदूरी करते फिरते हैं
कि मिलेगा कुछ तो भी देंगे, कुछ तो भी देंगे, कभी भी नहीं। ये जो हालत हो गई है ना, बातें बहुत अच्छी थी, मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर भी मुझे बोलना था, मगर अब वक्त नहीं है। नहीं तो उसके बारे में भी जो जहनों में हमारे बिठाए जा रहे हैं, असल लड़ाई लड़ना है वो लड़ाई मत लड़ो, तीसरी लड़ाई लड़ो, बस जो मिल रहा है वो मत जाने दो। असल लड़ाई लड़ने नहीं देते हमारे को, कहीं ना कहीं नई नई चीजें लाते थे, कहीं फसाद कर देते, कहीं शाबानो ला लेते हैं, कहीं ये ला लेते हैं, कहीं वो ला लेते हैं, कहीं वो ला लेते हैं, कुछ देते कि असल लड़ाई जो हम हमारा हक दस्तूर का घटना का दिया हुआ है वो छोड़ दे और बाहर आ जाए। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, जात में झगड़ा, फला में झगड़ा, इसमें झगड़ा, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे सबने कहा कि कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हमको सबको एक जगह होके ओबीसी बोल के एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो जब तक क्रांति नहीं आती है इस मुल्क में, क्रांति लाना पड़ेगा। ये बदमाशों को बिठा के कुछ मिलने वाला नहीं, ये भी वही करने वाले हैं। नई पीढ़ी को आना पड़ेगा, नए लोगों को आना पड़ेगा, जिनमें तड़प है अपने कौम को देने के लिए, जिनके पास कुछ है कि नहीं, हकीकत में जो सोचते हैं कि मूल प्रश्न, बेसिक प्रॉब्लम, बुनियादी मसाइल, हमको बुनियादी मसाइल नहीं मालूम, मूल प्रश्न मालूम है, कुछ मालूम ही नहीं। तो ये चीज के लिए आज में जो मेरी बेदारी मुहिम चल रही है, एक जैसी कंटिन्यू, ये बात सच किसी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सारे के सारे हिंदू ओबीसी लीडर सो रहे थे। पहला आदमी था शब्बीर अहमद अंसारी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस में भी आया और वार्निंग भी दिया गवर्नमेंट को कि जब तक के ये स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन आप कोर्ट में पॉलिटिकल डाटा नहीं देते, जब तक हम होने नहीं देंगे। और जब तक गवर्नमेंट ने लेना नहीं, उसके बाद भी सब बोलने लग गए, अरे यार वो तो अंसारी बोल रहा है, फिर सब बोला रहे नहीं हमने होने देंगे, हमने होने देंगे, होने नहीं देंगे। और वक्त आएगा तो बोलेंगे अरे होने जान दो यार, देखेंगे आगे। ऐसा ही तो हुआ है, मतलब आज भी वही ढोंग कर रहे, ढोंग, ये दोनों पार्टियां ढोंग कर रहे। 70 साल नहीं दिए, आप क्या देने वाले हैं भाई? फिर कब तक विश्वास करेंगे इनके ऊपर? देख लो कौन से समाज में काम करने वाला हिंदू ओबीसी लीडर अच्छा है, सही है, उसको लो, उसको लाओ आगे, इनके पीछे मत फिरो। यही बेदारी मुहिम करते हुए मैं हर जगह, कल फिर मेरा नांदेड़ में, परभनी में, अभी 8 जिले में कंटिन्यू में फिर रहा था। अभी नासिक में था, नगर में था, अभी मेरे को खानदेश में जाना है। रत्नागिरी के लोग बहुत बुला रहे हैं। मालूम है कि शब्बीर अंसारी अवेयरनेस पैदा करता है, हिंदू मुस्लिमों को जोड़ता है, एक जगह लाता है। मैं बता नहीं कि मेरा गुरु कोई मुसलमान नहीं है, एक हिंदू है, जिसने प्रेरणा दी कि जाओ तुम्हारे समाज में काम करो, तुम्हारा समाज बहुत पीछे है, वो दस्तूर को नहीं जानता है, वो घटना को नहीं जानता है, वो घटना को नहीं जानता है, उसको समझाओ। और वही समझाने की बात मैं जो बताया 15 साल जो मुझको लगे, नहीं तो ये भी समाज ओबीसी को बिल्कुल चक्कर में नहीं, इनको दूसरी तरफ भी फंसा देते थे लोग जाके, अरे छोटे बन रहे क्या, अरे निचली जात के बन रहे क्या, अरे तुम तो ऐसे है, अरे तुमने तो 700 साल हुकूमत करे, तुमने तो 900 साल हुकूमत करी है, तुम्हारा क्या है। गलत गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। सच्चा रास्ता है दस्तूर का दिया हुआ, कोई बताने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं आएगा, कोई रहनुमा जिसको रहनुमा बोलते नहीं आएगा। हम तंजीम के लोग जो हमारे साथ, मेरा आज 21-22 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में, दिलीप कुमार जैसा आदमी 14 साल हमारे साथ काम किया, मंत्रालय में आता था। क्यों आता था? उसको मालूम है कि ये लड़का जो काम कर रहा है मुसलमानों के बेसिक बुनियादी मसाइलों को लेकर काम कर रहा है, इनके तालीम और इनके नौकरियों के लिए काम कर रहा है। इसके दिलीप कुमार 14 साल मेरे साथ थे, 14 साल मेरे साथ। और यही वक्त हमने लाया जब आपने हमको ताकत दी ना, हमारे जो सत्ता की ताकत है। 2 मिनट में बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। 99 में हमारी ताकत को देख के जो कांग्रेस पार्टी है ना, 150 साल का इतिहास है, तारीख है, कभी किसी से अलायंस नहीं करी थी। उठा के देखो इतिहास, पहली बार उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया। बोला नहीं, उनको डर लगने लगा कि अगर ये संगठनों को हमारे साथ नहीं, किसी के साथ चल जाएंगे तो फिर कांग्रेस की नैया डूब जाएंगी। और हुआ यही, बुलाए, हमको टिकट दिए, 5 टिकट मिले, 3 आमदार बने, 2 आमदार बहुत माइनर, जैसा लियाकत अंसारी परभनी का बहुत माइनर वोटों से गिर गया। लगा अरे नहीं, तो ये होती है चढ़वड़ में ताकत, ये होती है मूवमेंट में ताकत।
गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत मूवमेंट और चळवळ ही रख सकती है। और आज तुम सब लोग एक साथ हो जाएंगे, जो मैं अवेयरनेस कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम हम 52 से 60% के हैं, और दलित समाज और एंटी समाज मिला करके वो 21% बोल के 60, 70, 80 हम कहां चले जा रहे हैं। अगर एक साथ आ जाए तो इस देश का नक्शा ही बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाए नहीं है। आज देखिए ये गवर्नमेंट जिसको हमारी बोलते हैं, एमपीएससी के लिए मैंने बोला था बोर्ड के अंदर मेंबर के लिए एक माइनॉरिटीज का ले, एक ओबीसी का ले, क्या हुआ? गवर्नर कल दस्तखत करके गवर्नमेंट ने क्या करी, 4 नाम देना चाहिए था, 7 एक जमाने से एमपीएससी का बोर्ड ही नहीं है, लोगों को मालूम नहीं। मैंने देखा नाना पाटोले को वार्निंग दे के आया, बोला नहीं हम देंगे। क्या हुआ रिजल्ट? 3 नाम दिए उन्होंने, सिर्फ 3 नाम गवर्नमेंट ने भेजी। किनके भेजे? तीनों के तीनों मराठा, एक ना ओबीसी ना एक माइनॉरिटी। ठीक है, शिवसेना ने मराठा दी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो हमारी गुण गाती है तो उसने तो ओबीसी की रोनर होती है, तो उसने तो देना था एक ओबीसी का। कांग्रेस जो अल्पसंख्यक मुसलमानों का रोनर होती तो एक मुसलमान का तो नाम देना चाहिए था। क्यों नहीं? मालूम है कौन है अपने का, क्या बिगाड़ देने वाले हैं मुसलमान। तुम जब मजबूत हो जाओगे कि साला हम तुम्हारे को बैठने नहीं देंगे, तो ये 3 मराठा क्या उसमें से सबको ओबीसी और एससी आते थे, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। एमपीएससी में आप जो कुछ भी होगा वही करेंगे, हमारा क्या है, हमारे बच्चों का क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होना। तो ये हमको करना होगा, और इसी बेदारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं दिगलोर शहर के तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी संख्या के साथ आज आप आए। मेरे हिंदू भाइयों को भी, मेरे हिंदू ओबीसी भाइयों को भी, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है। हम जो पेशा करते वो पेशा करते, इस देश के रहने वाले, इस मुल्क के रहने वाले, हम भाई भाई है। हमको मिलकर के एक जगह आना पड़ेगा, तो ही हमारे प्रश्न, हमारे हाल सवाल, हमारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। आज आपने, मीरा मोइनुद्दीन ने बहुत डेयरिंग किया, डेयरिंग करने के बाद बड़ी मजबूती से मेरे को डरो मत। हमारे अध्यक्ष ने बात कर दिया, पुलिस वालों से फिक्र मत करो, आप बोलो करके। तो मैं बोला, नहीं तो मैं 10 बजे के बाद बोलता ही नहीं, काय को जाने दो भाई, ठीक है ऐसा मामला है, ठीक है। आप लोगों ने सबने साथ दिया, ये आज नहीं, अब इसके आने वाले दिनों में, जब अगरचे हमको हमारा रिजर्वेशन बरकरार रखना है, ये सब कुछ हमारे बच्चों का आने वाला हमारा हो गया, नौजवान पीढ़ी को अगरचे हमको कुछ देना है, नहीं तो खत्म करने वाले। बोला ना कि मनुस्मृति आने वाली है, फिर हमारे पेशे हमारे हाथों में आने वाले हैं, फिर हम गुलाम बनने वाले हैं। इसको ध्यान में रखो, हटाओ, 1 मिनट में हटा सकते हैं। मैंने बोला जिन्हें बिठाया उनकी ताकत है उसको हटाने की भी, और वो ताकत है, वो एक साथ आ जाओ, जरूर हमारे जितने भी फैसले हो जाएंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव।